बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमने बेटा डिस्कस करना है, इनको बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप ऑलरेडी फेमिलियर है सेंट्रीपिटल फोर्स से, आपने 9th क्लास में इसके बारे में पढ़ा था कि ये वो फोर्स होती है जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करवाने के लिए रिक्वायर होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जो है अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू देयर इनर्शियल प्रॉपर्टी, वो चाहती है कि जिस लाइन के अलॉन्ग, जिस एक्सिस के अलॉन्ग उसे थ्रो किया गया है वो उसी के अलॉन्ग मूव करती रहे, ना तो अपनी पोजीशन, ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज करे, ना ही वो स्टेट चेंज करे। मतलब अगर मोशन में है तो मोशन में ही मूव करती रहे। तो सिंपल सी बात है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करना चाहती है, हम उसको सर्कुलर पाथ में मूव करवाना चाहते हैं। तो इट मीन्स कि उसकी पाथ को बेंड करवाना पड़ेगा, उसकी पाथ चेंज करवाना पड़ेगी और उसके लिए हमें फोर्स रिक्वायर होगी। तो उसी के लिए हम बेटा स्टडी करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो व्हाट इज मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स? तो यहाँ पर सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, द फोर्स नीडेड टू बेंड द नॉर्मली स्ट्रेट पाथ। वो फोर्स जो स्ट्रेट पाथ को बेंड करेगी, किसकी स्ट्रेट पाथ को? ऑफ द पार्टिकल इनटू अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। वो फोर्स जो कि एक नॉर्मली स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में बेंड करती है, इसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स का नाम देते हैं और इसे FC से रिप्रेजेंट करते हैं। और एग्जांपल्स कौन सी हैं? अगर कोई सैटेलाइट है वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में मूव कर रही है, ऑर्बिट कर रही है, तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्ट्स लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर अ सैटेलाइट। इसी तरह जो एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहा होता है, तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल कौन प्ले करता है? इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी तरह कार रनिंग इन सर्कुलर ट्रैक, एक कार है सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रही है, तो जो फ्रिक्शन है रोड के दरमियान और टायर्स के दरमियान, कार के टायर्स के दरमियान, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह अगर एक स्टोन है, उसको अटैच किया हुआ स्ट्रिंग के साथ उसे सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं, तो जो टेंशन होती है स्ट्रिंग में, वो उसको एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसे एक्ट करती है और उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवाती है। तो बेटा हमें पता है कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? दैट इज चेंज इन वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी में जो चेंज होता है वो डायरेक्शन में चेंज भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड में भी चेंज हो सकता है। तो हम जो वाली एग्जांपल डिस्कस करेंगे उसमें ऐसा है कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं। यूनिफॉर्म स्पीड से मुराद ये है कि मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही, लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती है। जैसे यहाँ पर आपके सामने एक डायग्राम है, उसमें देखिए हर पॉइंट पर जो हमारे पास लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। हर पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन यहाँ पर डिफरेंट आ रही है। तो इसका मतलब है जब कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो कंटिन्यूसली सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही होती है, दैट कॉजेज द एक्सेलरेशन। और बेटा सर्कुलर पाथ में मूव कौन करवा रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? एक्सेलरेशन विल बी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि जहाँ पर फोर्स अप्लाई होगी वहाँ पर एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस होगा ही। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जब हम बात करते हैं ना लीनियर एक्सेलरेशन की एक सर्कुलर पाथ में, तो बेटा जब भी सर्कुलर पाथ में लीनियर पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं तो ये अलोंग द टेंजेंट या इसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ ही मेजर करना पड़ती हैं, क्योंकि हर इंस्टेंट पे लीनियर वेलोसिटी चेंज होती है, हर इंस्टेंट पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज होती है, हर इंस्टेंट पे जो है वो चेंजेस आ रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? ऑफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवलिंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन अ सर्कल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है। तो ऐसा क्यों होता है? बेटा जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होती है।
तो जो डायरेक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स की होगी वही डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की होगी, एंड इस कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और रेडियल एक्सेलरेशन। अभी हमने कहा कि टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, तो बेटा टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल को हम ये भी कह सकते हैं कि अलोंग द रेडियस। जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा होता है वो अलोंग द, जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो अलोंग द रेडियस एक्ट कर रही होती है, तो एक्सेलरेशन भी अलोंग द रेडियस है, इसलिए इसे रेडियल एक्सेलरेशन का नाम भी दिया जाता है। क्योंकि देखो ना यहाँ पर इस डायग्राम में आपको पता चल रहा है कि जो एक्सेलरेशन है वो रेडियस के अलोंग एक्ट कर रही है, ये देखें, तो इसलिए इसे रेडियल एक्सेलरेशन भी कह सकते हैं। तो डायरेक्शन क्या होती है, बोथ द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आर डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस एंड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। दोनों की डायरेक्शन किसके अलोंग होती है, अलोंग द रेडियस होती है, और किस तरफ होती है, दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। उसके बाद बेटा डेरिवेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ड्राइव करने में ज़्यादा जो है वो वर्क करना पड़ेगा हमें। उसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स को मेजर करना हमारे लिए आसान होता है। तो सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, डेरिवेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं। इफ़ द पार्टिकल मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी विद यूनिफॉर्म स्पीड, हमने कहा कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। ये पॉइंट हमारे पास ए है और ये सेकंड पॉइंट हमारे पास बी है, और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करके यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर चला गया। तो हमने देखा यूनिफॉर्म स्पीड थी, लेकिन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होगी। द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल चेंजेस इट्स डायरेक्शन बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वेलोसिटी की चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रही। द चेंज इन वेलोसिटी इज शोन इन द डायग्राम, हेंस एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल इज, so the acceleration of particle is a is equal to delta v over delta t। acceleration किसकी equal है, that is equal to delta v over delta t, change in velocity over time interval। अब हमने अभी बात की थी कि लीनियर वेलोसिटी की अगर हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट करवानी है तो इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी आएगी, और इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमने पॉइंट ए पर टेंजेंट ड्रॉ किया, पॉइंट बी पर टेंजेंट ड्रॉ किया। और टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल के एक सिंगल पॉइंट को टच करके पास करे, इसे हम नाम देते हैं वेलोसिटी। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कहलाती है क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट होती है। व्हेन डेल्टा टी इज़ द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। डेल्टा टी जो है वो टाइम है जो कि पॉइंट ए से बी तक जाने के लिए रिक्वायर होता है। डेल्टा टी वो टाइम इंटरवल है जिसमें ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से मूव करके पॉइंट बी तक जाता है। सपोज द वेलोसिटीज एट ए एंड बी आर v1 एंड v2। बेटा मैग्नीट्यूड सेम होगी, इसका मतलब ये होता है कि जो दोनों वेक्टर्स की लेंथ होगी v1 की और v2 की लेंथ सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन चेंज है। सिंस द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज v, जो पार्टिकल की स्पीड है वो क्या है, v है, मतलब हम कह सकते हैं v1 इज इक्वल टू v2। सो द टाइम टेकन टू ट्रैवल अ डिस्टेंस, सो द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस, कितना टाइम लगेगा। हमें पता है कि टाइम अगर हमने फाइंड करना है तो s इज इक्वल टू वी टी होता है, और डेल्टा टी इक्वल होता है s ओवर v के। डेल्टा टी इक्वल होता है s ओवर v के। तो यहाँ से हमने टाइम की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू डेल्टा v ओवर s ओवर v, v ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास a इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा v ओवर s, v इंटू डेल्टा v ओवर s। जी बेटा, उसके बाद देखें अब हमने क्या किया है, एक ट्राइंगल ड्रॉ की, दैट इज पी क्यू आर। अब इस ट्राइंगल में जो पी क्यू लाइन है, ये वाली हमारे पास जो लाइन है पी क्यू, ये लाइन पी क्यू, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी v1 को, ये रिप्रेजेंट कर रही है वेलोसिटी v1 को। और इसी तरह जो हमारे पास पी आर है, ये लेंथ है पी आर, ये रिप्रेजेंट कर रही है v2 को। तो v1 को रिप्रेजेंट कर रही है पी क्यू, और p2 जो है पी आर जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है v2 को। अब हमने कहा था कि दोनों की लेंथ सेम होगी, लेंथ इसलिए सेम होगी क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है। अब देखें दोनों ट्राइंगल्स को कंपेयर करना है हमने। ट्राइंगल कौन कौन सी है, ए है, एक है हमारे पास ट्राइंगल AOB,
एक ये ट्राइंगल है और एक ट्राइंगल है हमारे पास PQR। दो ट्राइंगल्स आ गए हमारे पास QPR और AOB। अब इनको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट देखें यहाँ पर, इन फर्स्ट ट्राइंगल OA इज इक्वल टू OB, यानी कि ये जो दो लेंस हैं OA और OB इक्वल हैं। इक्वल क्यों है? क्योंकि ये सेम सर्कल के रेडियाई हैं, बिकॉज बोथ आर रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो जिस ट्राइंगल में दो आर्म्स इक्वल होते हैं उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसे हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। और सेकंड ट्राइंगल देखें QPR, इसमें अगर हम ऑब्जर्व करें तो बेटा इसमें भी PQ और PR इक्वल हैं, इसमें भी PQ और PR इक्वल हैं। अब ऐसा क्यों है? बिकॉज दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, यानी कि V1 इज इक्वल टू V2, मैग्नीट्यूड के लिहाज से दोनों की लेंथ सेम है। तो इसका मतलब है दोनों आर्म्स की लेंथ सेम होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्राइंगल QPR में दो आर्म्स इक्वल हैं, तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मीन्स दैट बोथ ट्राइंगल्स आर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। अब बेटा नेक्स्ट बात ये है कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल कब होंगी, इन्हें हम इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स कब कहेंगे? वो हम इनको इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स तब कहते हैं जब QPR का एंगल और AOB का एंगल सेम होंगे। तो ये एंगल सेम कैसे होंगे, अब ये देखते हैं बेटा यहाँ पर AOB के दरमियान एंगल थीटा बन रहा है, और अगर हम ऑब्जर्व करें तो V1 और V2 इन दोनों आर्म्स के टेंजेंट्स हैं, इन दोनों आर्म्स के टेंजेंट्स हैं। और टेंजेंट्स क्या होते हैं? टेंजेंट रेडियस का परपेंडिकुलर होते हैं, टेंजेंट रेडियाई का परपेंडिकुलर होते हैं। तो याद रखें बेटा, जो एंगल रेडियाइस के दरमियान होता है, जो एंगल रेडियाइस के दरमियान होता है, उतना ही एंगल उन रेडियाइस के परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी होगा। जितना एंगल रेडियाइस के दरमियान होता है उतना ही एंगल उन रेडियाइस के परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी होता है। इट मीन्स दैट अगर यहाँ पर एंगल 15 डिग्री है, एज्यूम कर लो कि यहाँ पर एंगल 15 डिग्री है, तो अंडरस्टूड है कि V1 और V2 के दरमियान भी एंगल 15 डिग्री ही होगा। रेडियाइस के दरमियान जितना एंगल होता है, रेडियाइस के दरमियान जितना एंगल होता है, दो रेडियस के दरमियान जितना एंगल होता है, इनके टेंजेंट्स के दरमियान, इनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी उतना ही एंगल होगा। अगर इसको हमने सिंपल वे में डिस्कस करना हो तो बेटा ये आपके पास एक सर्कल है। अब ये एक सर्कल है और बेटा ये मैंने यहाँ पर रेडियाई ड्रॉ कर लिया। ये मेरे पास दो रेडियाइज हैं। कौन कौन से दो रेडियाइज मैंने एज्यूम किए? एक बेटा मैं रेडियाई ये वाला एज्यूम कर रहा हूँ और सेकंड रेडियाई ये वाला एज्यूम कर रहा हूँ। तो मैं इन दोनों रेडियाइज के टेंजेंट्स ड्रॉ करने वाला हूँ। तो बेटा पहले रेडियाई का ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया और सेकंड रेडियाई का मैंने बेटा ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया। अब देखिए बेटा, इन रेडियस के दरमियान, इस ऊपर वाले रेडियाई के दरमियान और नीचे वाले रेडियाई के दरमियान ये दो रेडियाई हैं, एक ये है और एक ये है। इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? वी नो दैट इनके दरमियान एंगल है 180 डिग्री। इनके दरमियान कितना बन रहा है एंगल? इनके दरमियान यहाँ पर एंगल बन रहा है 180 डिग्री। और बेटा ऑब्जर्व करें, ये वाला और ये वाला टेंजेंट, इन दोनों टेंजेंट्स को देखो तो ये भी एक दूसरे के एंटी पैरेलल हैं। इनके दरमियान भी एंगल 180 डिग्री बन रहा है। तो बेटा याद रखें, दो रेडियस के दरमियान आपस में जितना एंगल बन रहा होता है, उनके टेंजेंट्स के दरमियान भी उतना ही एंगल बनता है, उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी उतना ही एंगल बनता है। क्योंकि जो टेंजेंट होता है किसी रेडियाई पर, वो असल में उस रेडियाई का परपेंडिकुलर होता है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि एंगल AOB, जो ट्राइंगल में AOB के पास एंगल है, उतना ही एंगल V1 और V2 के दरमियान भी होगा। क्यों इनके दरमियान होगा? क्योंकि V1 और V2 इन दोनों रेडियाइज के परपेंडिकुलर्स हैं। सो वी कैन से दैट
एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू एंगल बी ओ ए। क्यों, ऐसा क्यों? ये दोनों सेम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट्स टेंजेंट्स। जो रेडियस होता है सर्कल का वो इसके परपेंडिकुलर, उसके टेंजेंट्स का परपेंडिकुलर होता है। और मैंने आपको बता दिया कि जो टेंजेंट्स होते हैं उनके दरमियान जितना एंगल होता है रेडियस के दरमियान भी उतना ही एंगल है। तो कंक्लूजन क्या मिला हमें? बेटा देखो, कंक्लूजन ये मिला, दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं, दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस हैं। दूसरी बात, दोनों ट्राइंगल्स जो हैं उनके दरमियान एंगल भी सेम है, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये इक्वल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। इन्हें हम कहेंगे ये सिमिलर, ये क्या है? सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। फ्रॉम ज्योमेट्री वी नो दैट टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। दो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स उस वक्त सिमिलर कहलाती हैं, उस वक्त सिमिलर होंगी इफ एंगल बिटवीन देयर इक्वल आर्म्स आर इक्वल। अगर उनके इक्वल आर्म्स के दरमियान एंगल भी इक्वल आए। तो हमने देखा V1 और V2 यानी कि PQ और PR इक्वल आर्म्स थे, इनके दरमियान जितना एंगल आया OA और OB के दरमियान भी उतना ही एंगल आया। तो इक्वल आर्म्स के दरमियान इक्वल एंगल आ रहा है। सो फ्रॉम अबव आर्गुमेंट्स वी कैन से दैट ट्राइंगल OAB एंड PQR आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ऊपर वाले सारे आर्गुमेंट्स के बाद हमें क्या पता चला कि ये दोनों ट्राइंगल्स आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं। अब बेटा सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए हम लिख सकते हैं द रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल OAB, ये रेशोज इक्वल होती हैं। द रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ PQR मस्ट बी इक्वल टू द रेशो बिटवीन टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल AOB। यानी कि आपके पास ये दो ट्राइंगल्स हैं, इसकी दो साइड की रेशो ले लो और इसकी दो साइड की रेशो ले लो, ये रेशो हमेशा इक्वल होती है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? ये सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल्स के लिए वैलिड है। ये सिर्फ किसके लिए वैलिड है? सिमिलर आइसोसेलेस ट्राइंगल के लिए वैलिड है। तो बेटा जो दो साइड्स की रेशो QPR की होगी वही दो साइड्स की रेशो AOB की होगी, दोनों की ये रेशो सेम आएगी। सो हमने क्या किया? हमने बेटा रेशो ली। हमने किस किस की रेशो ली? इसमें डेल्टा V और V की रेशो ले ली, V1 ले लो, V2 ले लो, दोनों की लेंथ सेम है। इसी तरह से यहाँ पर हमने किस साइड की रेशो ली? यहाँ पर हमने इस AB की रेशो ली, लेकिन यहाँ पे AB जो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ नहीं है बल्कि कर्व पाथ है। तो AB की रेशो ली, आप दोनों में से इक्वल लेंथ में से कोई भी लेंथ ले लो, आप R1 लो या R2 लो, दोनों इक्वल हैं तो हम लिख लेंगे AB ओवर R। यहाँ पर डेल्टा V ओवर V और यहाँ पर आ गया AB ओवर R। तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया डेल्टा V ओवर V, ये दो साइड्स की रेशो है। इसी तरह से AB ओवर R, ये भी टू साइड्स की रेशो आ गई। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास AB है वो स्ट्रेट नहीं है, मतलब वो एक कर्व है, आर्क लेंथ है। AB क्या है यहाँ पर? आर्क लेंथ। वी नो दैट अ स्मॉल सेगमेंट ऑन एन आर्क कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ लाइन। एक आर्क का जो सेगमेंट होता है वो हम लाइन कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज A एंड B आर सो फॉर। इस केस की बात कर रहे हैं कि बेटा A और B बहुत ज़्यादा दूर हैं, इसलिए इस कर्व को, इस आर्क लेंथ को हम स्ट्रेट लाइन कंसिडर नहीं कर सकते। फिर हमें क्या करना पड़ेगा? AB is an arc if delta t is approaches to 0. If delta t approaches to 0, अगर delta t इतना स्मॉल हो कि 0 को अप्रोच करे, then A and B will be so close. तो A और B बेटा बहुत क्लोज होंगे, क्योंकि जितना कम टाइम होगा आर्क लेंथ उतनी कम ट्रेवल कर पाएगी। तो बेटा जब डेल्टा t 0 को अप्रोच करता है तो आर्क AB कैन बी रिटन एज लाइन AB। सो लाइन AB किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू S। तो जहाँ पर AB लिखा हुआ था हमने वहाँ पे S लिख दिया, तो डेल्टा V ओवर V इज इक्वल टू S ओवर R। यहाँ से डेल्टा V को सेपरेट कर लो, ये आ गया हमारे पास S इंटू V ओवर R। अब बेटा इस डेल्टा V की वैल्यू को यहाँ ऊपर इक्वेशन में पुट करना है। ये जो हमने अभी इक्वेशन फाइंड की, इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर डेल्टा V की वैल्यू हमने पुट करनी है। तो पुट द वैल्यू ऑफ डेल्टा V इन इक्वेशन 1। सो वी हैव AC इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। इसको कैलकुलेट करने में हमारे पास क्या आएगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R। और
और बेटा अब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट देखें यहाँ पर व्हेन a इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेयर a इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, यहाँ पर a इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। एज दिस एक्सेलरेशन इज काज्ड बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और बेटा आपको एक बात बताई थी कि ये जो एक्सेलरेशन है, दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। ये जो एक्सेलरेशन है दैट इज डायरेक्टेड अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो नोन एज रेडियल एक्सेलरेशन। तो बेटा अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसकी आपने हेडिंग देनी है। जो नेक्स्ट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये जो स्टार्ट हो रहा है, इसकी आपने बेटा हेडिंग देनी है डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो इन फिगर्स 5.6 से 5.6b, सिंस पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, बेटा ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि पी क्यू यानी कि जो हमारे पास V1 है वो ओ ए के परपेंडिकुलर है, रेडियस के परपेंडिकुलर है, एंड पी आर इज आल्सो परपेंडिकुलर टू ओ बी, और पी आर यानी कि V2 ये ओ बी के परपेंडिकुलर है। अदरवाइज हम दोबारा देख लेते हैं इसे, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। तो बेटा ये देखें पी क्यू क्या है, पी क्यू जो है ये V1 है, पी क्यू क्या है V1। तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, पी क्यू यानी कि V1 इज परपेंडिकुलर टू ओ ए, एंड पी आर को हम रिप्रेजेंट V2 को हम रिप्रेजेंट करते हैं VR से, PR से। तो V2 इज परपेंडिकुलर टू OB, यानी कि PR इज परपेंडिकुलर टू OB। इट मीन्स दैट अगर PQ OA के परपेंडिकुलर है, PR OB के परपेंडिकुलर है, PQ OA के परपेंडिकुलर है, PR OB के परपेंडिकुलर है, इट मीन्स दैट दिस डेल्टा V, ये जो डेल्टा V है दैट इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। तो बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा V है उसकी ये डायरेक्शन होगी जो अभी मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ, दैट इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OB। बाइसेक्ट करना, कट करना। तो ये जो डेल्टा V है, डेल्टा V AB के परपेंडिकुलर होगा, एंड दैट इज अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। अगर V1 OA के परपेंडिकुलर है और V2 OB के परपेंडिकुलर है, सो वी कैन से दैट डेल्टा V इज परपेंडिकुलर टू AB। अगर आप डेल्टा V की डायरेक्शन देखें तो सेम किस तरफ है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल अलोंग द रेडियस। तो बेटा ये वाली लास्ट लाइन आप लोगों ने साथ क्लास में लिखनी है। तो दोबारा से देखें, PQ इज परपेंडिकुलर टू OA एंड PR इज परपेंडिकुलर टू OB, सो QR इज परपेंडिकुलर टू AB। QR क्या है यहाँ पर, QR हमने कहा था QR इक्वल है डेल्टा V के, तो वही बात आ गई कि जो डेल्टा V है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। तो डेल्टा V की डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल। तो बेटा एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, डेल्टा V ओवर डेल्टा T। जो डायरेक्शन डेल्टा V की होगी वही डायरेक्शन एक्सेलरेशन की होगी। तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन along the radius towards the center of circle होगी। It may be noted that QR is parallel to the perpendicular bisector of AB। तो यो ही बात है, आप ये बात कह सकते हैं QR is perpendicular to bisector AB। आप ये भी कह सकते हैं कि अगर हम एक AB पर perpendicular bisector ड्रॉ करें तो QR उसके पैरेलल है, ठीक है। इट मीन्स दैट कि यहाँ पर ये हमारे पास है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देता हूँ। मैंने ये एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया। तो आप देखें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और QR यानी कि डेल्टा V ये आपस में पैरेलल हैं। सो वी कैन से दैट QR इज परपेंडिकुलर टू AB, QR इज परपेंडिकुलर टू AB एंड इट्स डायरेक्शन इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। और यही डायरेक्शन होगी हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की।
तो यहाँ तक हमने डायरेक्शन लिखनी है। एज द एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्ट मूविंग इन द सर्कल इज पैरेलल टू डेल्टा वी, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किसके पैरेलल होती है, डेल्टा वी के। When AB tends to 0, so centripetal acceleration is directing along the radius towards the center of circle। तो ये डायरेक्शन हमने बात कर ली और डेफिनेशन में ऑलरेडी कर चुके हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की। अब बेटा आपने यहाँ पर हेडिंग देनी है सेंट्रीपिटल फोर्स की, यहाँ आप हेडिंग देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स की, क्योंकि हमने अभी इसका फार्मूला लिखना है। यहाँ पर आ जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। जी बेटा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स हैज़ द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है वही सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो बेटा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma। तो सेंट्रीपिटल फोर्स है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन Fc इज इक्वल टू mac। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट कर दी, तो v स्क्वायर ओवर r एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, तो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल आ गई mv स्क्वायर ओवर r के। और बेटा हमें पता है कि v इक्वल होता है r ओमेगा के। तो अगर हम एंगुलर मेजरमेंट की बात करते हैं तो एंगुलर मेजरमेंट में क्या होगा, अब देखो बेटा एम वी की जगह हमने पुट करना है आर ओमेगा, तो ये बनेगा एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। आर एक ऊपर वाले आर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास फाइनल आंसर आएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर। इट मीन्स दैट हमारे पास इस तरह की कुछ कैलकुलेशन आ जाएगी। ये सेंट्रीपिटल फोर्स फाइंड कर ली हमने, हमें पता है कि v इक्वल होता है आर ओमेगा के, तो वैल्यू पुट करें, यहाँ पर आर ओमेगा पुट कर दिया हमने v की जगह, तो हमारे पास फार्मूला बन गया एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर। एक आर जो है ये एक आर ऊपर एक आर के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो बेटा जब कैंसिल होगा सो वी हैव, जब कैंसिल होगा तो हमारे पास एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। तो ये बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बेटा इतना ही। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।